हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से आपने ग्रोसरी स्टोर की एप्लीकेशन का एक ऐसा डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है iOS डिवाइसेस के लिए, जिसके अंदर यूज़र को डेटा को सर्च करने के लिए कोई ना कोई सर्च इंटरफेस जो है वो अवेलेबल हो, जिसके थ्रू यूज़र जो है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा को सर्च कर पाए या फिर कह सकते हो डेटा को अपने अकॉर्डिंगली जो है वो फिल्टर कर पाए। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर, जिसमें मैंने ग्रॉसरी स्टोर के रिलेटेड जो है जो पर्सनल केयर की आइटम्स हैं उनकी जो एक डेटा या कह सकते हो एक पर्टिकुलर व्यू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉश और यहाँ पे सोप या फिर हेयर ऑयल, इस तरीके की आइटम्स जो हैं वो मैंने ली हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे पास एक सर्च बार जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है वो सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने डिटॉल लिखा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो डिटॉल के दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट को सर्च करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेटा जो है वो फास्टली जो है वो फिल्टर्ड होने के बाद सर्च होने के बाद आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है सिमुलेटर के अंदर। और अगर मैं बात करूं इस कैंसिल बटन की तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरा जो डेटा है वो फिर से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर बात करें अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अभी तो मेरे पास जो सिमुलेटर है उसके अंदर मैं माउस के थ्रू क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पे मेरे पास लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट हेड एंड शोल्डर एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो इस तरीके की जो कह सकते हो फंक्शनैलिटी है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्विफ्ट की हेल्प के साथ, बड़े इजी वे के साथ एक्स कोड के अंदर। और कौन कौन से कंपोनेंट आपको इस एग्जांपल को डेवलप करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी के रिलेटेड जो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बता देता हूँ, क्योंकि आपके लिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एग्जांपल के लिए सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है हमारा UI सर्च कंट्रोलर, जिसकी हेल्प के साथ हमने जो सर्च वाली जो यहाँ पे बार है ये इम्प्लीमेंट की है। और अगर बात करें सेकंड एलिमेंट की तो वो है कस्टम कलेक्शन व्यू सेल, जिसकी हेल्प के साथ हमने ये जो डेटा है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि UI सर्च कंट्रोलर क्लास बेसिकली है क्या। तो ये एक ऐसी क्लास है iOS के अंदर जो कि बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ आप सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जिसके थ्रू जो यूज़र है जो भी क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो आपका डेटा जो है वो सर्च कर सकता है एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर बात करें सर्च बार की तो ये हमें इनबिल्ट अवेलेबल होता है UI सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर, जिसके थ्रू आप एक ऐसी सर्च की फैसिलिटी यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू जो है यूज़र अपना जो सर्चिंग के रिलेटेड टेक्स्ट है वो टाइप कर सकता है, ताकि आपकी एप्लीकेशन उस सर्चिंग वाले डेटा को प्रोसेस करके यूज़र के सामने जो फिल्टर्ड डेटा है वो डिस्प्ले करवा पाए। और अगर यहाँ पे बात करें डेलीगेट्स की तो आपको सर्च कंट्रोलर के अंदर काफ़ी सारे डेलीगेट्स को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। और साथ में प्रोटोकॉल, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है इस एग्जांपल के लिए वो है UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है ये बेसिकली आपको मैं किसी और वीडियो के अंदर ब्रीफली बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कुछ मेथड्स वो कंपलसरी होते हैं और कुछ मेथड्स
आपको अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के लिए जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी मेथड है इस यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है, अपडेट सर्च रिज़ल्ट्स मेथड, जो तब कॉल होता है रिपीटेडली ऑटोमेटिकली जब यूज़र जो है आपका इस सर्च बार के अंदर कोई डेटा को जो है वो सर्च करने की जो है वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्मिंग मैंने जो वर्ड एक टाइप किया है तो उसका रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है फिल्टर्ड होने के बाद। तो मैंने जो कोडिंग की है, किस तरीके से ये वर्क करता है सर्चिंग वाला जो मैकेनिज़्म है, वो है कि मैंने जो प्रोडक्ट का नेम है उसके अंदर जो भी मैं सर्च बार के अंदर टाइप करूँगा उसका पार्ट मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा कोडिंग के थ्रू। अगर तो वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग हमारे प्रोडक्ट नेम में कहीं पे भी अवेलेबल होता है तब वो वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने फिल्टर्ड होने के बाद जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो वो फिल्टरिंग की जो फंक्शनैलिटी है वो सारी हमने किस मेथड के अंदर कोड की है, वो मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का, जो कि हमें कौन से प्रोटोकॉल में मिलता है, यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमने ये एग्जांपल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी है और वो भी बड़े इजी और सिंपल वे के साथ। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि शुरुआत से हम बिगिनिंग से इसकी जो डेवलपमेंट है वो हम करेंगे ताकि बिगिनर्स लेवल पे भी जो डेवलपर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं वो इसको आसानी से जो है वो सीख पाएँ। तो मैं यहाँ पे फाइल पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे सिंपल व्यू एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर कोई भी एग्जाम्पल का जो नेम है वो आप ले सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली ये वाला नेम जो है इसको प्रोवाइड कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है वो करनी है स्विफ्ट। और अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब आप लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर दें ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, और इस फ़ोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्ज़न की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से बड़े इजी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए अब हमने पहला स्टेप क्या करना है, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके पास जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए सबसे पहले। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रॉसरी स्टोर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस जो हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे असेस्ड फोल्डर है जिसके अंदर आपके पास जो इमेजेस हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को हमने जो है वो यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले से ही इंटरनेट से काफ़ी इजी वे के साथ इन इमेजेस को जो है वो चाहे गूगल से सर्च कीजिए, चाहे किसी ई कॉमर्स की एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से आप इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि हर एक इमेज का जो डायमेंशन है वो अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि डायमेंशन हम स्टैटिकली जो है वो कलेक्शन व्यू के अंदर ही जो है वो सेट कर पाएंगे। और अगर बात करें इमेजेस के एक्सटेंशन की तो आप चाहे जेपीजी और चाहे तो पीएनजी फॉर्मेट भी जो है वो आप ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। अब आप देख पा रहे हैं सारी की सारी जो इमेजेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी हैं।
अब हमने इस एप्लीकेशन का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करना है, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो डॉट है आप देख पा रहे हैं, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यूज़ करना है। तो मैं इसको जूम थोड़ा सा इसका कम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ किस तरीके से मैं अलाइनमेंट इसकी करता हूँ। अब मैं इसको जूम 75 पे रखता हूँ और डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर मैंने नेविगेशन आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट किया। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर गया, टाइटल के अंदर मैं एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो आप रख सकते हैं कोई भी। तो जो भी नेम आप रखेंगे वो कुछ इस तरीके से नेविगेशन आइटम के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। अब हमने इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस करने के लिए डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए एक कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो लेनी है। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूँगा कलेक्शन, और पहला ही एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास निकल के आया है कलेक्शन व्यू। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये मेरे मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। तो वो किस तरीके से करने हैं, इस ऐड कंस्ट्रेंट्स वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। चारों साइडों पे आपने 0 0 0 0 इस तरीके से 0 टाइप करके एंटर प्रेस करना है और इसे ऐड करना है इन 4 कंस्ट्रेंट्स को इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब इस कलेक्शन व्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल का साइज़ ले लेता हूँ 200, हाइट इसकी ले लेता हूँ 250, 200 विड्थ ली है और हाइट मैंने यहाँ पे ली है 250। अब हमने यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो करनी है, सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, टॉप सेक्शन इनसेट में रखूँगा 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2 और एंटर प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल। आप कोई भी आइडेंटिफायर का नेम लिख सकते हैं, बस आपको कोडिंग के अंदर सेम नेम यूज़ करना पड़ेगा जो नेम आपने एज ए आइडेंटिफायर यहाँ पे टाइप किया होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है सेल, तो मैं सेम सेल जो है वो यूज़ करूँगा। जब कोडिंग के अंदर इसको मैं यूज़ करूँगा तब मैं आपको और भी इसके बारे में एक बार फिर से रिमाइंड जो है वो करवाऊँगा। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज और एक लेबल जो है वो लेके आना है इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो फिर से लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर देता हूँ और अब साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इस इमेज का जो मैं साइज़ है वो ले लेता हूँ 180 और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 175 और इसको एक बार अलाइन जो है वो हॉरिजेंटली सेंटर में जो है वो इस तरीके से अलाइन करूँगा माउस की हेल्प के साथ। और अब हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इमेज को जो है वो एक बार सेट करके देख लेना है। कोई भी डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो आप लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। अब हमने इस लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से और इसकी जो विड्थ है वो आप थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का नेम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। अब हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो करनी है सेंटर में और इसको फॉन्ट को कर देना है 16। आप चाहें तो लेबल की जगह पे कोई एक नेम जो है वो टाइप करके देख लें। अब आप चाहें तो कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे जो लाइंस है वो करनी है 0 क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का नेम बहुत बड़ा हो और एक लाइन में ना आ पाए तो उसको रैप करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे हमें यहाँ पे लाइंस जो हैं वो जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको 0 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है।
अब इस इमेज के ऊपर कंस्ट्रेंट और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। इस चेक बॉक्स को, जो चेक बॉक्स है, इसको अनमार्क करेंगे और सबसे पहले टॉप, फिर लीडिंग, फिर ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट। इस तरीके से जो है कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम ऐड करेंगे इस इमेज के ऊपर। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपकी क्वेरी का जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द जो है वो दे पाएँ। तो चलिए, अब आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले इस चेक बॉक्स को अनमार्क करेंगे, टॉप पे लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे जो हाइट है वो हम करेंगे 40। हाइट हमने 40 क्यों की? क्योंकि हम मल्टीपल लाइंस में डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो हाइट है वो ली है 40 और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अब हम जो है एक कलेक्शन व्यू सेल की जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करेंगे, ताकि इस इमेज का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो है, क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट कर पाएँ। तो अब हम एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अब हम एक कस्टम क्लास जो है वो ऐड करते हैं। न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जब भी आप क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपकी जो सुपर क्लास है वो यही होनी चाहिए। और ऊपर क्लास का नेम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे क्लास का नेम जो है वो रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ और अब इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरी एक कस्टम क्लास जो है वो बन चुकी है। अब इस क्लास को हमने कलेक्शन व्यू का जो सेल है उसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन व्यू के अंदर और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसका नेम जो है वो टाइप करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम टाइप करेंगे नेम, तो सारे का सारा नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा और एक बार इसको जो है सेव कर देते हैं। तो अब मेरी जो कस्टम क्लास है वो सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अब हम इस क्लास के अंदर जो इमेज है और इसका जो लेबल है उसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो सर्कल जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। मेरा माउस का कर्सर जो है वो आप देखिए। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और इसे भी एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है? माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसके लिए ऑटोमेटिक की जगह पे हम मैनुअल के थ्रू यहाँ पे जो क्लास है वो ओपन करेंगे, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और इस क्लास के अंदर जो है इस इमेज का और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से। और यहाँ पे जो नेम है आईबी आउटलेट का आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम जो यूज़ किया है वो है माई इमेज और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी तरीके से इस लेबल को भी सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे नेम रखते हैं माई लेबल और इसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं।
अब हमने इस कलेक्शन व्यू का भी आईबी आउटलेट अभी क्रिएट कर देना है, क्योंकि असिस्टेंट एडिटर हमारे पास यहाँ पे पहले से ही ओपन है। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे मैनुअल के थ्रू हम यहाँ पे जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे व्यू कंट्रोलर वाली क्लास। और इसके अंदर इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस कीबोर्ड के ऊपर इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, सॉरी, जो आईबी आउटलेट का नेम है वो हम अपने अकॉर्डिंगली रखेंगे। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब मेरे पास जो आईबी आउटलेट जो है वो बन चुका है। अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है। साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार सभी फाइल्स को ओपन करके इनको सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं वो दोनों ही सेट करने हैं। तो मैं बड़ा ही इजी वे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट आउटलाइन के अंदर इस माई कलेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपने कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने ग्रॉसरी स्टोर ऐप के ऊपर और यहाँ पे सेट करना है डेटा सोर्स। और अब अपने इसी तरीके से फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेलीगेट। तो मेरा जो डेटा सोर्स है और जो डेलीगेट है दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। तो चलिए अब हमने इस एप्लीकेशन का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी कर दिया है। अब हमें जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो एक डेटा सोर्स की पड़ेगी, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे और सर्च करने के बाद डेटा को, उसे फिल्टर्ड डेटा को फिर से जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो डेटा सोर्स के लिए आज की एग्जांपल के अंदर मैं एक क्लास जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा। तो क्लास जो होगी वो होगी कस्टम क्लास। तो चलिए कैसे कस्टम क्लास या फिर कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो आपने क्रिएट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के निशान के ऊपर, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, स्विफ्ट फाइल आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस फाइल का जो नेम है आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो क्लास का नेम रखूँगा सेम नेम मैंने यहाँ पे फाइल के लिए जो है वो यूज़ किया है, ग्रॉसरी डेटा, और इसे क्रिएट कर देते हैं। अब हमारे पास जो स्विफ्ट की फ़ाइल तो बन चुकी है। अब हम क्लास जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्लास ग्रॉसरी डेटा और दो एट्रीब्यूट्स होंगे इसके, प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का, प्रोडक्ट इमेज और ये भी होगी स्ट्रिंग टाइप की। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र को यूज़ करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे पी नेम स्ट्रिंग टाइप का और पी इमेज वो भी स्ट्रिंग टाइप का, दो पैरामीटर्स होंगे। और अब हमने एक्चुअल वेरिएबल्स को सेट करना है इन पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज किसके इक्वल करनी है, पी इमेज के इक्वल, प्रोडक्ट नेम किसके इक्वल करना है आपने, पी नेम के इक्वल। तो चलिए इस तरीके से आपकी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने इस क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्रिएट करना है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारी इन इमेजेस के ऊपर डिपेंड करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। हर एक इमेज के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम एरे की जो हेल्प है वो लेंगे, क्योंकि एरे के अंदर हम नंबर ऑफ़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, सॉरी क्लास नहीं, हमने जो क्लास क्रिएट की है उसके ऑब्जेक्ट्स की एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट, किस टाइप की एरे होगी, ग्रॉसरी डेटा टाइप की एरे होगी। इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमने इस एरे के अंदर डेटा जो है वो फिल करना है। तो फिल किस तरीके से करना है उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं फिल डेटा नेम का। आप कोई भी नेम रख सकते हैं इस फंक्शन का। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा अकॉर्डिंग टू मेरी जो इमेजेस यहाँ पे
पड़ी हुई हैं। बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपने इमेजेस के रिलेटेड खुद जो है वो डेवलप करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपको बताता हूँ बड़े इजी वे के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रोडक्ट 1 इक्वल टू ग्रॉसरी डेटा, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं अभी के लिए ब्लैंक कर देता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो है वो अपेंड करना है इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे जो पहली हमारे पास इमेज है वो ये वाली है, अलाइफ। यहाँ पे जो सोप है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले इमेज का जो नेम है वो लिखूँगा। तो सेम नेम लिखना है जो आपने यहाँ पे इमेज का नेम यूज़ किया है, और एक्सटेंशन जो है वो आपने जेपीजी नहीं यूज़ करनी, सिंपली उस फाइल का जो नेम है अगर स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अगर कैपिटल लेटर में है तो आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉपर नेम उस प्रोडक्ट का। चलिए, तो एक इमेज के रिलेटेड मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बता दिया है। बाकी सारी इमेजेस के लिए जो आपने बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो खुद क्रिएट करने हैं बड़े इजी वे के साथ। तो चलिए, मेरे पास कोडिंग जो है वो मैंने पहले से कॉपी करके रखी हुई है इस फिल डेटा की। तो मैं यहाँ पे उस कोडिंग को पेस्ट करूँगा और थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आपने हर एक इमेज के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, और वन बाय वन उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एरे है उसके अंदर ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैंने जो कोड है वो कॉपी कर लिया है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कमांड वी के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने हर एक इमेज के लिए एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है और उसको अपेंड किया है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। आप देख पा रहे हैं मेरे पास इस टाइम पे 28 प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ग्रॉसरी के रिलेटेड। तो उन्हीं को मैंने जो है वो ऐड किया है अपने प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एरे थी उसके अंदर। तो इस तरीके से आपने एक जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं इस फिल डेटा वाले मेथड को व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करूँगा, ताकि जब भी आपकी एप्लीकेशन रन हो तो आपका जो फिल डेटा कॉल होगा और आपकी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो फिल हो पाएगी, जिसको हम बाद में कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और चलिए, अब मैं और भी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं वेरिएबल एक यूज़ करूँगा सर्चिंग नाम का, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करूँगा। तो बेसिकली मैंने बूलियन वेरिएबल क्यों यहाँ पे यूज़ किया सर्चिंग नाम का, क्योंकि जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की कोशिश करेगा तब मैं इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करूँगा, और जब सर्चिंग नहीं चल रही होगी तब मैं इसको फॉल्स करूँगा। तो ये बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए है कि सर्चिंग चल रही है या नहीं चल रही। तो अब मैं एक और एरे यहाँ पे यूज़ करूँगा सर्च्ड प्रोडक्ट, और इसको भी ब्लैंक एरे यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे ग्रॉसरी डेटा टाइप की। इसको मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब भी डेटा को मैं फिल्टर्ड करवाऊँगा, सर्च करवाऊँगा यूज़र की तरफ से, तो इस प्रोडक्ट लिस्ट में से जो जो प्रोडक्ट मैच होंगे उस सर्चिंग क्राइटेरिया के साथ उन सभी प्रोडक्ट्स को टेम्परेरी मैं जो है वो फिल्टर्ड के तौर पे इस सर्च्ड प्रोडक्ट के अंदर जो है वो सेव करवा पाऊँगा और इसको डिस्प्ले करवा पाऊँगा। इसलिए मैंने एज ए टेम्परेरी जो है वो सर्चिंग के रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अपना मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ, जो कि है सर्च कंट्रोलर, जिसकी हेल्प के साथ हम डेटा को जो है वो सर्च करवा पाएंगे और एक सर्च बार जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे जो हमने थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ करना है और इसको नील पास करना है। तो अब आप कहेंगे नील हमने क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप फिल्टर्ड डेटा अगर आप सर्च कंट्रोलर के थ्रू सेम व्यू कंट्रोलर जिसके अंदर आप सर्चिंग कर रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना पड़ेगा। अगर आप फिल्टर्ड डेटा को किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा।
मगर मैंने इस एग्ज़ाम्पल को सिंपल करने के लिए, ताकि हर कोई इसको समझ पाए, मैंने जो फ़िल्टर्ड डेटा है या सर्च्ड किया हुआ डेटा है उसको सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नील पास किया है। अब हम इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या फिर इनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको किस तरीके से सेट करना है वो सीखेंगे, और उसके बाद में हम कलेक्शन व्यू और अपने जो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने सर्च कंट्रोलर को अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से मैं एक फंक्शन या कह सकते हो एक मेथड जो है, यूज़र डिफाइंड मेथड जो है वो मैं यहाँ पे इस नेम जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर नेम का जो मेथड है वो यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी नेम का जो फंक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पहले मैं आपको कोडिंग बताऊंगा, फिर लाइन बाय लाइन उनका क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड। तो ये मेथड सबसे पहले आपने कॉल करना है। अब आपने सर्च कंट्रोलर का जो डेलीगेट है, सर्च रिजल्ट अपडेटर, इसको आपने सेल्फ के साथ जो है वो सेट करना है। अब आपने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है उसको आपने सेल्फ के साथ जो है वो सेट करना है। चलिए, अब हमने सर्च कंट्रोलर का एक एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे सेट करेंगे, ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। इसको फॉल्स करेंगे ताकि सर्च करने के वक्त जो आपका सर्च करने के वक्त आपका जो बैकग्राउंड है वो कई बार डिम हो जाता है, तो उसकी लाइट डिम हो जाती है, थोड़ा कंट्रास्ट कम हो जाता है, तो उसको हम नहीं करना चाहते। तो हम एज इट इज़ ही रहना चाहते हैं कि वो वैसे का वैसा ही रहे हमारा। तो इसलिए मैंने ऑब्सक्योर बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के ऊपर हम जो एक और भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिससे जब हम सर्च बार के अंदर सर्च करेंगे तब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सर्च बटन जो कीबोर्ड के अंदर डिस्प्ले होता है उसकी जगह पे हम डन बटन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसी के लिए अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली, सबसे पहले इसको हमने करना है फॉल्स। अब हमने करना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न टाइप, रिटर्न की टाइप, और यहाँ पे हम करेंगे यूआई रिटर्न की टाइप डॉट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डन। चलिए, अब हमने यहाँ पे ये दो आप देख रहे हैं ऊपर मेरे पास एरर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तक इस क्लास के अंदर जो यूआई कलेक्शन व्यू के जो डेलीगेट्स हैं और जो हमारे पास सर्च कंट्रोलर के प्रोटोकॉल्स हैं उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किए। जब मैं आगे चल के सर्च कंट्रोलर का प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा और सर्च बार का जो डेलीगेट का प्रोटोकॉल है वो यूज़ करूँगा, तो तब उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो जब मैं कोड करूँगा तो ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए, इसकी ओर आप ध्यान ना दीजिए, आगे हम फर्दर चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे नेविगेशन आइटम के ऊपर, और यहाँ पे हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि हम सर्च बार को परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर इक्वल टू सर्च कंट्रोलर। तो इस तरीके से इसको जो हमने सर्च कंट्रोलर वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है उसको नेविगेशन आइटम का जो सर्च कंट्रोलर है उसके साथ सेट करेंगे। अब हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो, इसलिए हमने डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे ट्रू करना है। और अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर जो प्लेस होल्डर है उसकी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सर्च प्रोडक्ट्स बाय नेम।
चलिए इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, इस वाले मेथड को, जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड है, इसको कॉपी करना है और इसको हमने व्यू डिड लोड के अंदर जो फिल डेटा है उसके बाद इसको कॉल करना है, ताकि जैसे ही आपका एप्लीकेशन लोड हो, रन हो, तो तब व्यू डिड लोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपके दोनों मेथड जो हैं वो कॉल होंगे। पहले तो आपका डेटा फिल हो जाएगा एरे के अंदर और उसके बाद आपका जो सर्च कंट्रोलर है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर जो है वो ऑटोमेटिकली मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो होगा। तो चलिए अब हम प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सर्च कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो किस तरीके से आपने करना है, तो आपने यहाँ पे लास्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोटोकॉल कलेक्शन व्यू डेलीगेट यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स यूआई सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, ये वाला तीसरा। और अब आपने यहाँ पे लिखना है सर्च बार डेलीगेट। तो चलिए ये 4 प्रोटोकॉल्स आपने यहाँ पे केयरफुली यहाँ पे टाइप करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरे कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। हमने इनको सबसे पहले कोड करना है और इसके बाद जो हमारे रिक्वायर्ड मेथड्स होंगे वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम एक्स्ट्रा जो है वो उनको कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमने कोड करना है इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ सर्चिंग, अगर वेरिएबल हमारा ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सर्चिंग ट्रू होने का मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट है या फिर यूज़र है वो एप्लीकेशन के अंदर डेटा को सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे थी उसकी काउंटिंग यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे। और अगर सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू नहीं है, कहने का मतलब वो फॉल्स है, सर्चिंग नहीं चल रही, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम जो हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट लिस्ट वाली एरे थी उसकी काउंटिंग। तो चलिए ये पहला मेथड जो है वो हमारे पास कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला मेरा जो मेथड है वो है सेल फॉर आइटम एट पैरामीटराइज मेथड कलेक्शन व्यू। तो इसके अंदर हमने हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू के थ्रू हम उसका DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ और अब हमने इसको टाइपकास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों यूज़ किया, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल था हमारा उसका जो आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर। तो जो नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया था, आप मेरा माउस का कर्सर देखिए, तो सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो इसलिए मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। और अब हमने फिर से उसी तरीके से इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लास्ट में हम सेल को जो है रिटर्न करेंगे। अब अगर हमारे पास सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है तब हमने किस तरीके से इमेज व्यू और लेबल को सेट करना है। तो सबसे पहले सेल के अंदर जो इमेज थी उसकी इमेज को हम यहाँ इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है उसको सेट करेंगे इस तरीके से। नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे में से आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट हम उसका यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट इमेज। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू और डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट नेम। तो ये तो हो गई कोडिंग जब हमारी सर्चिंग चल रही होगी।
सर्चिंग वाला वेरिएबल जब ट्रू होगा। और अगर एल्स वाले की बात करूं तो यहाँ से हमने कोड को, सेम कोड को कॉपी करना है, इसको एल्स में पेस्ट करना है। और यहाँ पे ट्रिकी चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सर्च्ड वाली जो प्रोडक्ट वाली एरे थी, इसकी जगह पे आपने जो कंप्लीट एरे है बस उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूँ, सर्च्ड प्रोडक्ट वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसको प्रोडक्ट लिस्ट जो कि कंप्लीट एरे उसके साथ। अब मैं चाहता हूं कि सेल के जो हर एक सेल जो है कलेक्शन व्यू के अंदर, उसके चारों साइडों पे एक बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का जो है वो नज़र आए। तो उसके लिए कोडिंग क्या करनी है, उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, और यहाँ पे कलर हम देखेंगे UI कलर डॉट ब्लैक डॉट CG कलर। अब हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ, यहाँ पे सेट करेंगे। और बॉर्डर विड्थ कितनी लिखेंगे आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉर्डर की जो विड्थ है वो 2 ले रहा हूँ, आप नंबर कम या ज़्यादा भी जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा मेथड भी जो है वो कोड हो चुका है। अब आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का। तो ये एक ऐसा मेथड है जो जब कॉल होगा, जब भी यूज़र जो है सर्च बार के अंदर कोई डेटा सर्च करने की कोशिश करेगा, तब हमारा यही मेथड है जो रिपीटेडली कॉल होगा। और इसके अंदर हम फिल्टर करने के लिए जो कोडिंग है डेटा को वो करेंगे। तो वो किस तरीके से करनी है, यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च टेक्स्ट वेरिएबल में डेटा लेके आएंगे सर्च कंट्रोलर के सर्च बार से, और यहाँ पे उसका टेक्स्ट फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो सर्च टेक्स्ट है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट में हम माई कलेक्शन व्यू को जो है वो एक बार रीलोड करेंगे। और अगर हमारा यहाँ पे सर्च जो टेक्स्ट है वो ब्लैंक है, अभी यूज़र ने सर्च बार के अंदर क्लिक ही किया है या फिर जो डेटा टाइप किया था उसको फिर से डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे हम एल्स में लिखेंगे सर्चिंग होगी हमारी फॉल्स। सर्च्ड प्रोडक्ट में जितने भी पुराना डेटा था उसको करना है रिमूव ऑल। और सर्च प्रोडक्ट अब हम किसके इक्वल करेंगे, हमारी प्रोडक्ट लिस्ट के इक्वल। तो ये होगी सेटिंग अगर डेटा सर्च नहीं कर रहा है यूज़र। और अगर यूज़र ने कुछ टाइप किया है और वो जो टाइप किया है वो ब्लैंक नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू ट्रू। अब हम करेंगे सर्च प्रोडक्ट में अगर कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है इसको रिमूव करेंगे। अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, और इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम के अंदर कहीं पे हमारा जो यूज़र ने सर्च बार के अंदर टेक्स्ट टाइप किया है वो कंटेन तो नहीं करता, कहीं पे एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो किसी प्रोडक्ट नेम के अंदर एग्जिस्ट करता है एज ए सब स्ट्रिंग, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपेंड करेंगे सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे के अंदर। तो वो किस तरीके से करना है, इफ़ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट लोअर केस डॉट कंटेन्स, किसके थ्रू हम करेंगे सर्च्ड टेक्स्ट डॉट लोअर केस। और अगर तो वो डेटा मिल जाता है तो हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपेंड करेंगे सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे के अंदर। ये देखिए, तो इस तरीके की हमारी जो है वो कोडिंग होगी डेटा को फिल्टर करवाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस मेथड की कोडिंग भी जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना है कि जब यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर जो हमारा कैंसिल बटन है उसके ऊपर अगर क्लिक करता है डेटा को फिल्टर करवाने के बाद, तब क्या होगा, तब हमारे पास सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड। और इसके अंदर कोडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्चिंग को करेंगे फॉल्स। अब हमने सर्च प्रोडक्ट वाली जो एरे थी उसको करेंगे रिमूव ऑल।
और अब हमने यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करना है कि ताकि सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमारे पास आगे फंक्शनैलिटी आती है कि हम चाहते हैं कि यूज़र जब भी एप्लीकेशन को यूज़ करे, अगर वो किसी भी किसी भी प्रोडक्ट को चाहे सर्च करने के बाद चाहे सर्च करने से पहले किसी प्रोडक्ट को टच करता है या क्लिक करता है या सिलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमें डिटेक्शन होनी चाहिए कि यूज़र ने किस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड हम कॉल करेंगे डिड सिलेक्ट आइटम ऐड, इस तरीके का मेथड, और इसमें हम कोडिंग लिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कोडिंग। इसमें हम लिखेंगे इफ़, अगर तो सर्चिंग चल रही है तब हम यहाँ पे इफ़ में कोड लिखेंगे, नहीं तो एल्स में कोड लिखेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली यूज़ करेंगे और लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ की है मैंने। एरे कौन सी यूज़ करेंगे, सर्च प्रोडक्ट वाली, कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू, कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट नेम। अब हमने इसी कोड को कॉपी करना है यहाँ से और इसको एल्स में पेस्ट करना है, और यहाँ पे अब हम सर्च्ड प्रोडक्ट वाली एरे की जगह पे लिखेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, और इसे एक बार सेव करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये भी जो मेथड का कोड है वो लिख दिया है। अब आप चाहें तो इसको भी जो है वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। कोडिंग भी हमने लगभग 100% यहाँ पे कर दी है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या यह प्रॉपरली वर्क कर पाती है। ये वाली एग्जांपल हमारी सिमुलेटर के अंदर, तो मैंने ऐप को जो है वो बिल्ड कर दिया है। ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आया है। डेटा जो है वो प्रॉपरली प्रोडक्ट लिस्ट एरे में से कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे कोई एक डेटा जो है वो सर्च करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्लियर यहाँ पे लिखा, तो ये जो क्लियर वर्ड है, दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके नेम के अंदर कंटेन करता है। तो जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर्ड होने के बाद डिस्प्ले हो चुके हैं। तो चलिए एक और यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने सिंथोल लिखने की कोशिश की, यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेरे पास फिल्टर्ड होने के बाद जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे आउटपुट विंडो के अंदर जो है वो लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट सिंथोल लाइम सोप। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो फिर से पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा में किसी डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने बोरो प्लस वाले सोप के पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट विंडो के अंदर मेरे पास लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन प्रोडक्ट बोरो प्लस एंटीसेप्टिक, यहाँ पे सोप। तो इस तरीके की हमारी आज की एग्जांपल थी फ्रेंड्स। ये वाली एग्जांपल काफ़ी सारी मोस्टली सभी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है, ऑनलाइन तो डेटा सर्च करना ही पड़ता है यूज़र को फ़िल्टर करने के लिए। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से हमने सर्च बार को सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ डेटा को कलेक्शन व्यू के अंदर फ़िल्टर करवाने के लिए यूज़ करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए जिस टाइम पे हम जो है उसको अपलोड करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जल्दी से फ्रेंड्स उस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।